हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं सीख लिए थे। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो बेटा उसके आगे हमें देखना क्या है, उसके आगे है कि हम सम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सम केमिकल रिएक्शन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें क्या करना है बेटा, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल मिलेगा आपका। पहला एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर हो गया। दूसरी है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया। ये भी तीन तरीके की होती है, यानी हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आगे हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी सब एक लाइन से बताए दे रहे हैं, फिर एक एक करके पढ़ते चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। फिर चौथी है हमारे पास विस्थापन के बाद, विस्थापन को ही हम प्रतिस्थापन भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया।
इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ये धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आराम से पढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जिसे हम कहते हैं संयोजन। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीफायर। ठीक है, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या एडिशन, कॉम्बिनेशन या एडिशन का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन होना। क्या कहेंगे? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ए एक हमारे पास ए एक सब्सटेंस है प्लस बी, ये दो सब्सटेंस है ए प्लस बी, और इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? ये सी बनाया है। क्या बनाया है? सी बनाया। तो ए और बी दोनों मिले और एक नया सब्सटेंस बनाया। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल सबसे आसान एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी का और हमारी केमिस्ट्री का। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर हम यहाँ मैग्नीशियम ले लें और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी दो सब्सटेंस मिले और एक सब्सटेंस बनाया है। क्या बनाया? दो सब्सटेंस मिले और एक सब्सटेंस बनाते हैं तो क्या कहेंगे? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine together and form only one substance, that is called combination reaction। क्या कहलाती हैं? ये हमारी सब की सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम यहाँ हाइड्रोजन ले लें, क्या ले लें? हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O। बैलेंस हम करना सीख गए हैं, तो बैलेंस आप लोग कर ही सकते हो कि यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, यहाँ देखो ऑक्सीजन दो है, इस तरफ एक है तो यहाँ दो लगा दो तो मैग्नीशियम दो हो गया, यहाँ भी दो लगा दो। अब यहाँ हमें क्या करना है? दो यहाँ लगा दो तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दो यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। अगर इसका एक और एग्जाम्पल लें हम, तो एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो, जैसे हमारे पास है N2 नाइट्रोजन प्लस H2। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। क्या बनाते हैं? अमोनिया NH3 गैस बनाते हैं। इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, Fe और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट होते हैं हमारे। अब यहाँ पर क्या हो गया? 2N है तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ हमें क्या करना है? 2 3 जा 6 हो गया तो यहाँ पर 3 लगा दो। ये हमारी बैलेंस हो गई। तो ये सब किसके? देखो, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये सब हमारी क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो इसी को अगर हम देखें, यहाँ देखो, अरे ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले अगर हम एक चीज और देख लें, क्या देखना है कि अगर हमारे पास कुछ चीज कंबाइन हो रही है तो जब सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो हमारे पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यानी जो ओल्ड बॉन्ड हैं पहले से जो बने हुए हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये ब्रेक होते हैं और फिर क्या होते हैं? नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फॉर्म न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड। यानी जो हमारे पहले से बने हुए बंध हैं, यानी जो पहले से बने बंध
पहले से बने जो बंध हैं वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, टूटते हैं, और क्या बनाते हैं, नए बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नए बंध बनाते हैं, बनाते हैं। तो याद रखना कि अगर बंध टूट रहे हैं, अब बंध टूट रहे हैं और बन रहे हैं, तो या तो एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का लॉस होगा, और या तो एनर्जी का गेन होगा। क्या होगा, या तो एनर्जी का लॉस होगा और या तो एनर्जी गेन होगी। यानी एनर्जी क्या हो जाएगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी और या तो एनर्जी गेन होगी। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी या तो एनर्जी कम हो जाएगी। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास जो पुराना बंध टूटा, जब हमारे पुराने बंध जो पहले से बने हुए हैं वो अगर टूटे और इसकी एनर्जी कम है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर जो नए बंध बने हैं, अब नए बंध बने तो इसकी एनर्जी, नए बंध बनने में अगर एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, बेटा ध्यान से देखना, जो बंध बने वहां पर एनर्जी क्या हुई है, यानी जो बंध टूटे हैं उनकी एनर्जी कम है। अब जो नए बंध बन रहे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा जरूरत है। भाई बॉन्ड टूटा, एनर्जी रिलीज हुई, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बॉन्ड नए बन रहे हैं उनमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी की जरूरत होगी। क्या होगी, नए बंध बनाने के लिए उसको क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगी। तो या तो हम एक्सटर्नल टेम्परेचर दे करके उसको हीट एनर्जी देंगे, और या तो वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। तो क्या करेगा वो, ये नए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और या तो हम एक्सटर्नल हीट देते हैं, बाहर से टेम्परेचर देते हैं। क्या करेंगे, एक्सटर्नल हीट देंगे, एक्सटर्नल हीट देते हैं। या तो बाहर से हीट देनी पड़ेगी और या तो वो एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। और अगर आपकी एनर्जी, बेटा याद रखना, और अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड टूटे, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनमें एनर्जी की कम जरूरत है, यानी एनर्जी की जरूरत उतनी नहीं है जितनी इसमें रिलीज हो गई। अब बॉन्ड ब्रेक हुए, ज्यादा एनर्जी निकली और एनर्जी कम लग रही है बॉन्ड बनने में, तो कुछ तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्या चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो बेटा क्या होंगी, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक अरे तो गड़बड़ हो गई, देख रहे हैं सर जी। चलो दोबारा से मैं समझाई दे रहा हूँ, कुछ बेटा इसमें कुछ ग्लिच हो गया है, तो इसमें समझो कि बेटा अगर हमारे पास, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझा रहा था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर आप लोगों का कब, यानी क्या पढ़ा रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो अगर आप लोगों का योगात्मक अभिक्रिया में बताया कि जब दो सब्सटेंस मिलेंगे A प्लस बी तो हमारा C, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। अब होगा क्या इसमें कि जब ये
पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, क्या होंगे, ये जो पुराने बॉन्ड हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, फॉर्म न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड, नए बंध बनते हैं। अब क्या होगा, जब नए बंध बनेंगे तो जब पुराने बंध ब्रेक होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और अभी बताया कि अगर एनर्जी कम है, मान लो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब इस एनर्जी का जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो नए बॉन्ड फॉर्म होने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होगी। तो अभी कुछ एनर्जी रिलीज हुई, अब जब नए बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो इसमें मान लो एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, क्या है, नए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। तो अब एनर्जी ये कहां से लेगा, यानी हमने खाना क्या किया है, कम खाया है और हमें काम ज्यादा करना है, तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में हमें कहीं से थोड़ा बहुत एनर्जी गेन करने के लिए हमें और खाना खाना पड़ेगा। तो वही काम है कि अभी जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है वो कम पड़ रही है उसको नए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तब क्या होगा इस केस में, या तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, इससे एटमॉस्फेयर से, और या तो इस एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर हो गया, यानी क्या कहेंगे, दोज रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यानी जब हम अभिक्रिया होती है तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर हमारे पास ही अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, बेटा ध्यान से सुनना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, हीट ज्यादा निकली और जो बॉन्ड फॉर्म होने हैं उनको हीट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हीट यहां से रिलीज हो गई। तो अब ये क्या करेगा, ये इस हीट को एटमॉस्फेयर में निकाल देगा, क्या करेगा, इस हीट को या एनर्जी को क्या कर देगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी हमने क्या देखा कि योगात्मक अभिक्रिया की हमने एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। तो यार अभी सही नहीं है, ये देखो बेटा, अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखी हुई है, द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। जैसे सिलेक्ट लाइम है बेटा, क्या है ये, सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड
for white washing walls, it react with CO2 to form CaCO3 and gives a shiny finish to wall। बेटा ध्यान से सुनो, क्या करते हैं कि अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ से, जैसे हमारे पास क्या है, रिएक्शन नोट करो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, यह है CaO, इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। और अगर हम इस क्विक लाइम में H2O को मिला दें, किसको मिला दें? H2O को मिला दें, यानी H2O में क्विक लाइम को हम क्या करते हैं? घोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। क्या मिलता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम कहते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम। बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। ये हमारे पास बिना बुझा चूना है, ये हमारे पास बुझा हुआ। अब ये जो सिलेक्ट लाइम है, ये क्या करता है? ये कंबाइन करता है एटमॉस्फेयर की CO2 से। किससे कंबाइन करता है? ये एटमॉस्फेयर की CO2 से कंबाइन कर लेता है। जब हम पेंट करते हैं, क्या करते हैं? एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर से। जब हम इस बुझे हुए चूने को हम अपने वॉल में पेंट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या करता है? रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर की, और ये बनाता है CaCO3 प्लस H2। वेपर के फॉर्म में ये क्या होता है? H2O उड़ जाता है और ये बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है मार्बल्स का। मार्बल्स किसका होता है? मार्बल का। संगमरमर के पत्थर का भी फार्मूला होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा संगमरमर का जो मार्बल होता है, पत्थर होता है, उसमें चमक होती है। इसीलिए पेंट करने के बाद जैसे जैसे जो हमारा चूना है वो सूखता जाता है, वैसे वैसे दीवालों में चमक आने लगती है। क्या लगती है? चमक आने लगती है। जब वो गीला होता है तब डल होती है, और जैसे जैसे सूखता जाता है तो वो चमक आ जाती है। वो चमक इस वजह से आती है कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी वजह से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट। वही लिखा है कि CaOH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, इट रिएक्ट विल CO2 टू फॉर्म CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल। यानी जब CaOH का होल ट्वाइस किससे रिएक्ट करता है? CO2 से रिएक्ट करता है, तो CaCO3 बनाता है, जो क्या देता है? एक शाइनी सरफेस देता है, यानी जो वॉल है वो चमकने लगती है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, क्या कहेंगे? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब फॉर्मेशन बनता है और फॉर्मेशन बनने के दौरान अगर हीट क्या हो रही है? हीट बेटा रिलीज हो रही है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हमारा सांस लेना है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट में जब वो डिकम्पोज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गड्ढा बना लें, उस गड्ढे में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप डालते रहें। जब गड्ढा भर जाएगा कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दो, उसके बाद जब कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, तब आप उस गड्ढे को जब खोलेंगे तो आप देखोगे उससे हीट निकल, तो हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? हमारी क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये बेटा हिंदी में लिखा हुआ है सब। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।